अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान और हरियाणा के 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल, सांगासी का करेंगे दौरा। सिरसा में माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और जेसीडी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है सरकार, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, एमएसएमई क्षेत्र को पोषित और मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज रोजगार विषय पर वेबिनार में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिली बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेड। कहा, भारतीय व्यवसायों को यूरोपीय संघ बाजार तक पहुंचाने में बेल्जियम निभा सकता है अहम भूमिका। मोदी ने उनके 300 सदस्यीय आर्थिक मिशन के नेतृत्व की सराहना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी में आज सुपोषित मां अभियान के नए चरण की करेंगे शुरुआत। 1800 से अधिक गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पोषण व स्वास्थ्य लाभ। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। आज लाहौर में दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड आमने सामने। 9 मार्च को दुबई में होगा खिताबी मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार पर बजट पश्चात वेबिनार में भाग लेंगे। वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने और अधिक अवसर पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह वेबिनार सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए विचार विमर्श को बढ़ावा देगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, नवाचार को बढ़ावा देना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कुशल, स्वस्थ और सक्षम कार्यबल का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। बजट को सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट बताते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस बजट का सबसे उल्लेखनीय पहलू इसके अपेक्षित परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर नीति और बेहतर कारोबारी वातावरण किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर यह बजट वेबिनार हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, यह बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश 1 दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स,
फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है, लेकिन इस दौर में भारत वैश्विक विकास के केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमारे विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रीढ़ हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। आज भी भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यानी भारत मुश्किल से मुश्किल हालातों में अपने रेजिलियंस को साबित कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया को आज ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जहां से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकले और सप्लाई रिलायबल हो। हमारा देश ये करने में सक्षम है। आप सब सामर्थ्यवान है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से मुलाकात की। उन्होंने भारत में 300 सदस्यीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व करने की राजकुमारी एस्ट्रिड की पहल की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत में 300 सदस्यीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व करने की उनकी पहल का मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, जीवन विज्ञान, नवाचार, कौशल और शैक्षणिक आदान प्रदान में नई साझेदारी के माध्यम से हमारे लोगों के लिए असीमित अवसरों को खोलने की आशा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के साथ अपने यादगार पल साझा किए। मंगलवार को उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा की सराहना की और लोगों से जानवरों के प्रति दया और संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वनतारा वन्य जीव कल्याण को बढ़ावा देते हुए जानवरों के लिए सुरक्षित पर्यावास प्रदान करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि
वनतारा नामक एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास पहल का उद्घाटन किया, जो वन्यजीव कल्याण को बढ़ावा देते हुए जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित पर्यावास प्रदान करती है। उन्होंने इस अत्यंत सहानुभूतिशील प्रयास के लिए अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वनतारा जैसा प्रयास वाकई सराहनीय है। यह हमारे सदियों पुराने लोकाचार का जीवंत उदाहरण है। हम उन जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने जामनगर में वनतारा की अपनी यात्रा की कुछ और झलकियां भी साझा की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रयास होना चाहिए कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रति दूसरे देश आकर्षित हों और अन्य देशों के शिक्षण संस्थानों से हमारे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का जुड़ाव बढ़े। इस सदी के पूर्वार्ध के संपन्न होने के पहले ही भारत को विकसित देश बनाने का हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी लोगों को तथा विद्यार्थियों को ग्लोबल माइंडसेट के आधार पर आगे बढ़ना होगा। ये प्रयास होना चाहिए कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों से के प्रति दूसरे देश आकर्षित हो तथा अन्य देशों के शिक्षण संस्थानों से हमारे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का जुड़ाव बढ़े। इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स एंड कोलैबोरेशंस के मजबूत होने से हमारे युवा विद्यार्थी 21वीं सदी के विश्व में अपनी और अधिक प्रभावी पहचान बनाएंगे। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय शिक्षा मिलने से विदेश जाकर पढ़ने के प्रवृत्ति की कमी आएगी। देश की युवा प्रतिभा का राष्ट्र निर्माण में बेहतर उपयोग हो सकेंगे और नवाचार पर आधारित आत्मनिर्भरता हमारी उद्यमों और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। ऐसे अनुसंधान और नवाचार को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर होना सही अर्थों में विकसित, बड़ी और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की पहचान है। अनुसंधान और नवाचार पर आधारित आत्मनिर्भरता हमारे उद्यमों और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। हमारे देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रही है। आत्मनिर्भर होगा सही अर्थों में विकसित, बड़ी तथा सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की पहचान है। अनुसंधान और नवाचार पर आधारित आत्मनिर्भरता हमारी उद्यमों और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। ऐसे अनुसंधान और नवाचार को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरफेस मजबूत दिखाई देता है। उपयोग जगत और उच्च शिक्षण संस्थानों में निरंतर आदान प्रदान होने से शोध एवं अनुसंधान कार्य अर्थव्यवस्था और समाज की आवश्यकताओं से जुड़े रहते हैं। आप सबको पारस्परिक हित में औद्योगिक संस्थानों के वरिष्ठ लोगों से निरंतर विचार विमर्श करने के संस्थागत प्रयास करनी चाहिए। इससे शोध कार्य करने के वाले
शिक्षकों और विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। शिक्षण संस्थानों की प्रयोगशालाओं को स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक आवश्यकताओं से जोड़ने के कार्य आप सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली सिस्टम बेस्ड हो और साथ ही विद्यार्थियों की विशेष प्रतिभाओं और आवश्यकताओं के अनुसार फ्लेक्सिबल हो। यह अनिवार्यता भी है और चुनौती भी। शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों को 21वीं सदी के संदर्भ में विश्व स्तर पर सक्षम बनाना हमारे शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक आयामों पर कार्य करना होगा। शिक्षा प्रणाली सिस्टम बेस्ड हो और साथ ही विद्यार्थियों की विशेष प्रतिभाओं और आवश्यकताओं के अनुसार फ्लेक्सिबल हो। ये अनिवार्यता भी है और चुनौती भी है। इस संदर्भ में आज के विचार विमर्श को आधार बनाकर निरंतर सचेत और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। अनुभव के आधार पर समुचित बदलाव होते रहने चाहिए। विद्यार्थियों को सक्षम बनाना ही ऐसे बदलावों का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन एक जटिल परंतु अनिवार्य प्रक्रिया है। आकलन के लक्ष्य, सिद्धांतों और प्रणालियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप विकसित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी आकलन पद्धति की सफलता उसकी स्वीकार्यता और विश्वसनीयता में निहित होती है। भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का काम शासन और कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। उन्होंने जीवंत अर्थव्यवस्था के लिए कर के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के रूप में वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि इस आवश्यक संसाधन को निष्पक्ष, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से एकत्रित किया जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि बदलते समय बढ़ती अपेक्षाओं और सरकारी पहलों ने अधिक दक्षता, पारदर्शिता और सुविधा के एक नए युग का शुभारंभ किया है। डिजिटल तकनीक इस बदलाव के मूल में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरियाणा और राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह लगभग 9:50 पर सिरसा के ओढ़ा गांव स्थित माता हरकी देवी कॉलेज जाएंगे। वहां वे माता हरकी देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ओढ़ा के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके पश्चात लगभग 11:25 पर वे सिरसा में आयोजित जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर वे 400 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों और संकाय सदस्यों से संवाद करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर जेसीडी में बने म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू राजस्थान के लिए रवाना होंगे, जहां वे महात्मा गांधी सरकारी स्कूल सांगासी का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संचालित सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, जिसने हजारों गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। इसकी सफलता के बाद अब ये अभियान अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस चरण की शुरुआत करेंगे, जिसमें 1800 से अधिक लाभार्थियों को पोषण किट वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा चिन्हित गर्भवती महिलाओं को प्रसव तक मुफ्त परामर्श और स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष क्षेत्रवासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। सुपोषित मां अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण व स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है, जिससे समाज में स्वस्थ और सक्षम भविष्य की नींव रखी जा सके।
ब्रिटेन दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार शाम लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं प्रेषित की। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस बैठक में भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जनसंपर्क बढ़ाने के विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही यूक्रेन रूस संघर्ष पर ब्रिटेन की राय को भी उन्होंने समझा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमने अपने द्विपक्षीय और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण को भी साझा किया। यह बैठक भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर संवाद बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार शाम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ मिलकर भारतीय चिवनिंग स्कॉलर्स के साथ भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे होते जनसंपर्क और प्रतिभा के आदान प्रदान को रेखांकित किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में ये स्कॉलर्स शानदार भूमिका निभा रहे हैं। वे हमारी प्रतिभा और जनसंपर्क की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। चिवनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटेन सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दी जाने वाली प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति है, जिससे कई भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी क्षमताओं को निखारते हैं। इस मुलाकात को भारत ब्रिटेन के शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देश की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और हरित भविष्य की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। कंपनी ने भारतीय सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाले भारी भरकम ट्रकों का पहला ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ऐतिहासिक ट्रायल सस्टेनेबल लंबी दूरी के मालवाहन परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरी झंडी दिखाई। इस ट्रायल का पहला चरण 24 महीनों तक चलेगा। 16 एडवांस्ड हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन और पेलोड क्षमताओं के साथ परीक्षण के लिए लाए जाएंगे। ट्रकों में हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE और ईंधन सेल तकनीक H2FCEV का उपयोग किया जाएगा। यह ट्रायल भारत के प्रमुख मालवाहक मार्गों पर किया जाएगा, जिनमें मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, सूरत, वडोदरा, जमशेदपुर और कलिंगनगर शामिल है। ट्रायल लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, जिसमें उत्सर्जन को कम करके और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर भारत के परिवहन क्षेत्र को बदलने की अपार क्षमता है। ये पहल सस्टेनेबल मोबिलिटी को गति देगी और हमें कम कार्बन वाले भविष्य के करीब ले जाएगी। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा को आयात नहीं, निर्यात करने वाले देश बनने वाले हैं। Our dream is to make India Atmanirbhar Bharat and $5 trillion economy. The dream of Prime Minister, which he has given as a challenge to all of us, to make Indian economy the third largest economy in the world. And in our economy, one of the economic challenges, our import for fossil fuel is costing 22 lakh crores per year. Not only economically it is a problem, but at the same time pollution is a big concern. I don't need to convince the people who are present here about pollution, because how the air pollution problem we are facing in Delhi, day to day you are all taking experience about it. So our policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Now presently in this green hydrogen mission, now 16 hydrogen powered vehicles have been sanctioned for trial runs, and out of these 16 hydrogen powered vehicles which are trials which are already sanctioned by my department, this is the first time we are starting the world's first large scale hydrogen truck trial with Tata and Indian Oil. 50 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारी वाहन परिवहन क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी और भारत नवीकरणीय ऊर्जा समाधान की ओर तेजी से बढ़ सकेगा।
और अब खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी के अर्धशतक की बदौलत 49.3 ओवर में 264 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने 84 रन, केएल राहुल ने नाबाद 42 रन और हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाए, जिससे भारत ने 6 विकेट खोकर 267 रन बनाकर जीत दर्ज की और ये अहम मुकाबला जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 264 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने टारगेट रनों के लक्ष्य को 48.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। आज लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच के विजेता का सामना फाइनल में भारत से 9 मार्च को होगा। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।